नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरासिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। तो पहली खबर देहरादून राजधानी से। हरिद्वार की घटना पर कांग्रेस ने सीबीआई की जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि घटना की सीबीआई जांच हो। बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की इस वारदात में कई पहलू जुड़े हुए हैं। वारदात के आरोपी पुलिस के सामने ही मौजूद थे लेकिन फरार हो गए। जहां पर वो बरामद हुई है वहां पर अवैध रूप से होटल के कमरे बने थे। तो वारदात के आरोपी पुलिस के सामने ही मौजूद थे लेकिन वो फरार हो गए उनको चकमा दे करके। तो ये आरोप लगाया है प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। इसे बालिका के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद जिस दरिंदगी के साथ बालिका का कत्ल किया गया, मैं समझता हूँ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। और इस घटना से जो है निर्भया और हाथरस की घटनाएं हमारे आंखों के सामने तैरती हैं। मैं कल जब परिवार से मिला तो परिवार ने जो बातें मुझे कही, निश्चित रूप से उस दिशा में पुलिस कार्य करते हुए नहीं दिखाई देती। जिस भवन में पुलिस ने जब ताला खोलने का काम किया और वो व्यक्ति वहीं पर था जो भवन मालिक था, तो कायदा ये बोलता है कि उसको पुलिस हिरासत में ले लेती, लेकिन नहीं, ताला खोला गया और बच्ची का शव बरामद किया गया, व्यक्ति भाग गया। और जो मुझे जानकारी मिली, जो परिवार वालों ने जानकारी दी, उनका कहना इस व्यक्ति द्वारा कार के माध्यम से उस व्यक्ति को छोड़ा गया, जहां पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया लेकिन 2 दिन बाद फिर छोड़ दिया। कहीं ना कहीं संरक्षण है और उस संरक्षण किसका, ये बात सामने आनी चाहिए। जिस तरीके से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फहीम, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फहीम, देवभूमि में ये क्या हो रहा है, इस तरीके का कृत्य एक मासूम के साथ? फहीम। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये बहुत भाग्यपूर्ण, माफ कीजिएगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना। फहीम, आपके साथ हम वापस वार्ता पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए शादाब शम्स, जुड़ गए प्रवक्ता बीजेपी के। शादाब साहब, आपकी सरकार है वहां पर और तब ऐसा हो रहा है। यूपी में पहले इस तरीके की वारदातें जहां पे बीजेपी की सरकार है, और अब देखिए देवभूमि में भी इस तरीके का शर्मनाक वाकया, ये वारदात देवभूमि में। शादाब साहब। बिल्कुल, बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे ऐसी घटनाएं कम होती हैं, लेकिन जो होती हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का विषय जरूर है। सर, एक बात बताइए शादाब जी, सर, इस तरीके की घटनाएं कम हुई हैं या तेरे राज्य में हुई, मेरे राज्य में नहीं हुई? ये कम से कम इस घटना के बारे में, इस तरीके की जब वारदातें होती हैं, इनके लिए तो मत ही कहिए, इस पे तो संपूर्ण तरीके से रोक लगनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। किसने कहा कि तेरे राज्य में नहीं हुई, मेरे राज्य में नहीं हुई? किसने बोला? शादाब जी, मैं क्योंकि यूपी में जब हाथरस वाला वाकया हुआ था। जी बोले, आप बोले, बिल्कुल भी गुस्सा ना हो, आप बोले। मैं यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। मेरे राज्य में इस तरह की हरकत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने, मेरे मंत्री जी ने, सब लोगों ने कह दिया है, ऐसे व्यक्ति को जो भी इस तरह की कृत्य में दोषी पाया जाएगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। किसी कीमत से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जिससे औरों के लिए बड़ा सबक हो। किसी भी कीमत से कुछ भी हो जाए, ये हमारी भी नाक का सवाल है। अपनी बेटियों को एक एहसास कराने का सवाल है कि आपकी सरकार निकम्मी या नपुंसक नहीं है। जिन्होंने ये हरकत की है उन्हें सजा मिलके रहेगी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज, किसी तरह की राजनीति नहीं होगी। जी शादाब जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस जो ये वारदातें हुई और खासतौर पे बच्चियों के साथ, ये बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है। और ये बच्चियों के साथ नहीं, बेटियों के साथ जब भी होती है इस तरह की हरकतें, ये जघन्य अपराध है। और इस पे हमने पहले भी कानून बनाया था कि फांसी की सजा हम से नीचे किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। और ये हमारा कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट किसी और से नहीं, ये कमिटमेंट उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अपने आप से है कि वो 2 बच्ची बेटियों के पिता हैं। किसी कीमत से भी इस प्रदेश की बेटियों को ये एहसास कराया जाएगा कि आपके ऊपर उंगली उठने वाली
किसी भी ऐसी हरकत को किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी देखिए शादाब जी विपक्ष से भी कांग्रेस से मेरे साथ नेता उनकी जुड़ रही हैं। मैं पहले आपको कह दूं कि प्लीज गुस्साइएगा मत, क्योंकि देखिए विपक्ष अब सवाल करेगा और सवाल करना विपक्ष का अधिकार है, वो करेंगी। तो लास्ट टाइम भी आपके साथ गहमा गहमी हो गई थी, लेकिन मैं चाहूंगी आप शांति से सवाल सुने, सवालों का जवाब दें, मेरे और कांग्रेस की प्रवक्ता का भी। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ गई, नेता कांग्रेस हैं। गरिमा जी, क्या हो रहा है ये देहरादून में, देवभूमि जिसको कहा जाता है, वहां पर भी इस तरीके के वाक्य, महिलाओं को तो छोड़िए बच्चियों के साथ? बिल्कुल, हरिद्वार जो कि प्रवेश द्वार है हमारे उत्तराखंड का, देवभूमि का, तपोभूमि का, वहां इस तरह से चौंकाने वाली विभत्स घटना, हैवानियत से भरी हुई, दरिंदगी से भरी घटना, और ये पहली घटना है मैडम। मैं आपको बताना चाहती हूँ और हमारे साथ जुड़े शादाब साहब को बताना चाहती हूँ, इससे पहले उत्तरकाशी में 7 साल की बच्ची को दुष्कर्म करने के बाद जिंदा जला दिया गया जी। उसके अलावा पौड़ी में एक बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका गया। अब वो महिलाओं का उत्पीड़न इन्हीं के नेताओं के द्वारा हो गया, जो कि ये इनकार नहीं कर पाएंगे। और हरिद्वार के बाद अभी उस बच्ची की चिता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि आज पौड़ी में एक दिव्यांग बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म हो गया। यहाँ पर बस एक सेविंग ग्रेस है कि उसकी हत्या नहीं की गई कर्म के बाद, लेकिन पौड़ी की सोचिए आप, एक अपाहिज बच्ची के साथ, एक मेंटली डिस्टर्ब बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। तो अब तो कमी पड़ने की है कि हम निंदा करें, इन घटनाओं को भाग्यपूर्ण कहें, उसके बाद कर लें। गरिमा जी देखिए, मैं इस चीज को समझती हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि क्राइम एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए अब ये जिसको एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, इट्स नीड ऑफ द आवर, ये अब ये समय आ गया है कि जब कड़े कानून बनाना पड़ेगा। तमाम चीजों पे जो देश भर में चल रही है उस पर कड़े कानून बनने की बात हो रही है, चाहे वो लव जिहाद हो, तमाम चीजें हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके ऊपर खास तौर पर बच्चों के साथ एक पॉक्सो एक्ट बना देने से ये वारदातें रुक नहीं जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी। अब जरूरी है कि बड़े कदम उठाए जाओ, सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसे मैं यहाँ पर सत्तारूढ़ दल के हमारे प्रवक्ता, हमारे राज्य मंत्री हैं हमारे साथ और जिम्मेदार पद पर हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगी कि निर्भया जब कांड हुआ था पूरे देश में आ गया था, और उसके बाद निर्भया फंड बना, और निर्भया फंड का जो कॉर्पोरेट फंड था उसको सभी प्रदेशों में पैसा भेजा गया। आज तक निर्भया फंड के बारे में हमारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग के मंत्री को कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने पैनिक बटन का उद्घाटन किया, और जिस दिन पैनिक बटन उद्घाटन किया उन्होंने बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़े कि 10 मिनट के अंदर जो है वो पुलिस पहुंच जाएगी अगर किसी बच्ची को छेड़खानी का आभास भी होगा, शंका भी होगी। वो पैनिक बटन कहाँ गायब हुआ पता नहीं। इनके दो दिग्गज जो फंसे, इन्होंने कोई दंड ना देते हुए बस उनको उत्तराखंड से बेदखल कर दिया। इन्हीं की महिला कार्यकर्ता, भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का संजय कुमार पर, महामंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। संजय कुमार की सजा केवल इतनी मुकर्रर करी भाजपा ने, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, या क्या पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास जैसा नारा देते हैं। उन्होंने क्या सजा दी पता है आपको? केवल उत्तराखंड से उनका संगठन महामंत्री का पद छीन लिया था। यानी कि उनको दंड कुछ नहीं मिला, वो अभी किसी प्रदेश में और अपनी अय्याशियों में मशगूल होंगे। बिल्कुल। और अब जो है द्वाराहाट के इनके सिटिंग एमएलए पर एक पीड़िता ने एक ही आरोप लगाया है कि मेरी बच्ची उस विधायक से है, मेरी बच्ची को अधिकार दिला दीजिए पिता का, डीएनए का मिलान कर दीजिए दोनों का। लेकिन विधायक साहब अपनी सत्ता की हनस में, अहंकार में सीजीएम कोर्ट देहरादून ने आदेशित था कोर्ट में हाजिर होने का और डीएनए की जांच कराने का, लेकिन विधायक साहब नहीं आए। विधायक साहब तो प्रचंड बहुमत सरकार के हैं, डबल इंजन के विधायक हैं, तो वो क्यों झुके किसी सीजीएम कोर्ट के आगे? तो इन सारी बातों का मुझे जवाब चाहिए। और ये जो घटना हरिद्वार में हुई है, सब कोताही किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस समय पुलिस ने ताला तोड़ा उस समय रेपिस्ट घर के अंदर था, उसको तुरंत क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उसको भागने का मौका क्यों दिया गया? क्योंकि वो पैसे वाला था। तमाम सवाल आपके जो हैं उनको हम मौजूदा सरकार के तमाम नेता और मंत्रियों से पूछेंगे। गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके की जब वारदातें होती हैं तो दिल को दहला देती हैं,
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। 29 दिसंबर को आप सांसद भगवंत मान उधम सिंह नगर जाएंगे। 29 दिसंबर को काशीपुर, बाजपुर और रुद्रपुर में किसानों के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 30 दिसंबर को नानकमता और खटीमा में भगवंत मान किसानों से मिलेंगे। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। बिल्कुल 29 तारीख 29/12/2020 से उनका दौरा उत्तराखंड में है। उनकी पहली सभा जो होगी वो कुमाऊं साइड से होगी। मैं आपको बता देती हूँ उनकी टाइमिंग भी और कैसे कैसे उन्होंने उत्तराखंड में यहाँ पे लोगों को संबोधित करना है, उत्तराखंड की जनता को। ये किसान न्याय यात्रा सभा होगी जिसे हमने नाम दिया है किसान न्याय यात्रा सभा। 29 तारीख को काशीपुर 11 बजे होगी और स्थान होगा अनाज मंडी मुरादाबाद रोड पर। 29 तारीख को ही विधानसभा बाजपुर में होगा और ये दोपहर 2 बजे होगा और इसका स्थान है रामराज रोड किसान मंडी। दूसरा उनका होगी सभा विधानसभा रुद्रपुर, ये भी 29 तारीख को है। ये 4 बजे होने वाली है और ये है श्याम टाकेज रोड कंचन तारा होटल। 30 तारीख को उनका दौरा होगा विधानसभा नानकमता, समय दोपहर 12:30 बजे और स्थान गुरुद्वारा नानकमता साहिब में होगा। फिर 30 तारीख को ही उनका दौरा विधानसभा खटीमा, समय होगा 4 बजे, तराई बीज निगम मैदान कंचन बाग चौराहा खटीमा। तो इस तरीके से उनके प्रोग्राम है। या तमाम सांसद प्रोग्राम ये भी है कि जितने हमारे उत्तराखंड के किसान हैं हम खुद संपर्क करेंगे, उसमें सांसद महोदय खुद संपर्क करेंगे। जहाँ पे भी उनकी सभाएं होंगी या वैसे भी लोगों से मिलना पड़े तो आम आदमी पार्टी का सांसद से लेके कार्यकर्ता तक प्रत्येक कार्यकर्ता। अगली खबर हरिद्वार से। 2 दिवसीय भारतीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया है। उद्घाटन रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी उस मौके पर मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण किया है। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी के आयोजकों को बधाई दी। है बट इस बार का आप देखेंगे जो डिफरेंस है, बाकी हर साल का जो एक्सपो होता है थोड़ा डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के बाद काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी चेंज हुई है, डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी चेंज हुआ है। इस बार हमारा जो मेन थीम है वो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह सपोर्ट किया जाए। आप देखेंगे सपोर्ट के जो जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसमें फ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे रेलवे का भी एक काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है और किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकता है फ्रेट कॉस्ट कम करने के लिए, इसमें हमने काफ़ी इस पर एम्फेसिस किया। बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्री का परिचय मिलता है कि हमारे कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे हरिद्वार में लगी हुई है, सिडकुल में लगी हुई है। और निश्चित रूप में ये इन्फॉर्मेशन जब जनता को मिलती है, इन्वेस्टर्स को मिलती है, वो आकर्षित होते हैं। तो डेवलपमेंट एक्सपो बहुत ज़रूरी है कि ये समय समय पर लगें और हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का जो नारा है उसको बुलंद करें। आज हमें बड़ी खुशी होती है, हम देखते हैं कि हमारे सिडकुल के प्रोडक्ट्स आज पूरे देश के अंदर बिक रहे हैं। बड़ा गर्व होता है हमें। तो ये उसके लिए एक आधारशिला है और मैं इसका बड़ा स्वागत करता हूं और सभी जो आयोजक हैं। तो रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी आपको बता दें इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया, वो गए, उन्होंने उसको देखा। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी के आयोजकों को इस बार की बधाई भी दी है। 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हो गया है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज ने इसका उद्घाटन किया। और ये देखिए, रिबन काटने के बाद हाथों को सैनिटाइज करते हुए और मास्क लगाए हुए हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। और अगली खबर कुंभ से जुड़ी हुई। कुंभ मेला 2021 के लिए आपको बता दें 17 करोड़ की स्वीकृति की गई। सर्विलांस सिस्टम के अधिष्ठान के लिए सीएम ने स्वीकृति की राशि दे दी है। प्रथम किश्त के तौर पर 6 करोड़ 94 लाख की धनराशि निर्गत करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्थाओं के अंतर्गत 1000 बेड अस्थायी कोविड केयर सेंटर हेतु विभिन्न मदों में सामग्री हेतु मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 करोड़ 46 लाख की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही चिकित्सा व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामग्री कार्य हेतु 2 करोड़ 93 लाख की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपको बता दें प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 17 लाख की धनराशि निर्गत करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो कुंभ के मद्देनजर तमाम तैयारियों के लिए इसके खर्चे का निर्वहन करने के लिए सरकार की तरफ से स्वीकृति दे दी गई। और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है डॉक्टर वेद प्रकाश का निधन। 8 दिसंबर को संक्रमित पाए गए थे डॉक्टर वेद प्रकाश। आपको बता दें निधन से स्वास्थ्य महकमे में शोक की लहर है। सीएमओ ऑफिस में भी सभी कर्मचारियों ने मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से डॉक्टर की दूसरी आपको बता दें कि पौड़ी अस्पताल में बतौर सर्जन के पद पर भी तैनात थे। और हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से डॉक्टर की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का निधन बेहद दुखदायी। हमारे बीपी मौर्य डॉक्टर बीपी मौर्य का कल रात में 9 बजे के करीब डेथ हो गया। काफ़ी दुखद है। बहुत ही अच्छे सर्जन भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे और हर काम को इतने अच्छे तरीके से करना चाहते थे, करते थे, जो हरदम तैयार और हंसमुख। तो हमने एक अपने बहुत अच्छे डॉक्टर को खोया। उनको कोरोना हुआ था, 3 दिन मेला में भर्ती थे वो। मेला के बाद फिर थोड़ा सांस का उनको दिक्कत था तो ऋषिकेश एम्स में भेजा गया। एम्स में ही भर्ती थे तब से और लगातार अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहे, जूझते रहे। हम लोग नहीं बचा पाए उनको। काफ़ी दुखद है। वे पौड़ी में पोस्टेड थे एज ए सर्जन और अभी मेला में भी उनको अटैच। और अगली खबर लक्सर से, जहां राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव बीएम मिश्रा ने उपायुक्त विप्रा त्रिवेदी के साथ शनिवार को लक्सर पहुंचकर तहसील का निरीक्षण किया। आयुक्त और सचिव ने सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय फिर दफ्तरों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नायब नाजिर आदि कार्यालयों से राजस्व से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों में आपको बता दें शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। एसडीएम और तहसीलदार को दिए गए हैं। इस मौके पर उप जिला मजिस्ट्रेट पूरन सिंह राणा समेत तहसीलदार सुशीला कोटियाल और सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। 3 वे में निरीक्षण में हम लोग आए हैं और यहाँ पे हमने मेन देखा जो आम पब्लिक के सरोकार से संबंधित मामले हैं। जैसे नामांतरण का है तो नामांतरण में कुछ है स्थानीय स्तर पे कमियां हैं तो उनको एसडीएम को और तहसीलदार को निर्देश दे दिए तो वो अपने स्तर से उनका निराकरण करेंगे। और कोर्ट्स के अलावा और दूसरे जो सरकारी अन्य काम हैं उनमें जो हमारा स्टाफ पूरा इन्वॉल्व रहता है तो उसको जो निर्देश देने हैं वो दे दिए। और क्रिसमस पर पर्यटकों की भीड़, मसूरी में भारी संख्या में पर्यटक उमड़े हैं। भीड़ के चलते शहर के मुख्य चौराहों पर लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने आपको बता दें सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें मसूरी में क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस के दिन आपको बता दें कि भीड़ के चलते शहर के मुख्य चौराहों पर ये चेकिंग अभियान चलाया गया। क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिसको और वर्तमान में कोविड का संक्रमण लगातार जारी है, जिसको देखते हुए आज विभिन्न होटलों की चेकिंग की गई
और कोविड के नियमों का पालन उनमें देखा गया है कि वो कोविड के नियम पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर विभिन्न होटलों की चेकिंग की गई। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि होटल फुल ना हो किसी भी हाल में। हाँ, उसमें एक बिंदु ये भी है कि किसी भी होटल को 80% से ज़्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं रखेगा, तो इस विषय में भी होटल संचालकों को बताया जा रहा है। और हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में फिलहाल इतना ही।